वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। चाहे यूपीएससी हो या स्टेट कमीशन, सबने इस टॉपिक को लेकर के ऐसे पूछा ही पूछा है और स्टेट कमीशन में तो हर साल एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी पर ऐसे आता ही आता है। तो अगर यह टॉपिक आपका तैयार हो गया तो आप मान के चल सकते हैं कि चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट कमीशन का एग्जाम हो जिसमें ऐसे पूछा जाएगा, उसमें से एक ऐसे आपका कंपलसरी तैयार हो गया। इस ऐसे को तैयार करने में मुझे बहुत सारे सोर्सेस रेफर करने पड़े हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ा है। तो इसके साथ बहुत ज्यादा डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और कमिटी रिपोर्ट्स या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा एक जगह करना पड़ा है, मेहनत लगा है। लेकिन अगर आपने जो मैंने यहां पर एक जगह इकट्ठा करके आपको जो लैंग्वेज के साथ दे रहा हूं वो अगर आपने तैयार कर लिया तो आप इस टॉपिक पर ऐसे में परफेक्ट मार्क्स उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। और इसका एक जो टॉपिक बनेगा ऐसे के लिए प्रोबेबल टॉपिक बनेगा, वो बनेगा रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की भूमिका। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं सर हिंदी में लिखा करिए। देखो बार बार मैं कहता हूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रखे हैं। अब आप लोगों को लैंग्वेज का जो बैरियर है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अब जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, जो वे ऑफ डिलीवरिंग थीम दे रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है। बाकी आपका ऐसे लगभग तैयार है, तो जो कंटेंट मैं दे रहा हूं उसको नोट कीजिए, न कि लैंग्वेज पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन पर मैंने महात्मा गांधी के एक कोट के साथ शुरू किया है। कोट है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द वेलबींग ऑफ इट्स विलेजेस एंड द वेलबींग ऑफ विलेजेस लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चर। भारत का भविष्य उसके गांवों के भविष्य पर निर्भर करता है और भारत के गांवों का भविष्य कृषि के भविष्य पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। अब इसको इंट्रोड्यूस करते समय मैंने जो टॉपिक सामने रखा है उसमें मैंने कोशिश किया कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाए। फर्स्ट पैराग्राफ में, चूंकि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो इसमें बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्स मिलेंगे, डेटा मिलेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत अधिक डेटा यूज करेंगे तो एग्जामिनर के लिए बोरियत हो जाएगा। तो हम उसे बोर ना करके एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें कि मैंने जो दिया है कि एग्रीकल्चर हैज बीन मोर देन एन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, इट इज अ वे ऑफ लाइफ डीपली रूटेड विथ द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है बल्कि उससे आगे बढ़ करके एक जीवन पद्धति है भारतीयों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट है, हमारा जो समाज है, जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, त्योहार है, वह सभी एग्रीकल्चर से जुड़ करके ही डेवलप हुए हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या है? एग्रीकल्चर हमारे लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि हमारा जीवन पद्धति है। इवन इन द 21st century when India strides towards a digital and industrial economy, आज जब 21st सेंचुरी में इंडिया डिजिटल एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, वहां पर एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर सच एज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर रिमेन द फाउंडेशन ऑफ रूरल लाइवलीहुड। जहां भारत आज डिजिटल एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बहुत तेजी से बदल रहा है, वहां पर भी आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में कृषि और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर हैं वह अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बने हुए मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उनका इंपॉर्टेंस दिखाएंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस क्या दिखाया है मैंने? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, नियरली 46% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कितना? 46% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, 46% लोग अभी भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। एंड यहां पर देखिए, एंड नियरली 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिवॉल्व्स अराउंड दीज सेक्टर्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम। जबकि 65% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार पाते हैं। 46% डायरेक्टली एंड 65% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जबकि इवन
एज द सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द नेशनल जीवीए इज अबाउट 18% ओनली। जबकि हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? नियरली अबाउट 18% ओनली। जबकि रोजगार में कितना है? 46%। और जीडीपी में कितना है? सिर्फ 18%। तो यह क्या दिखाता है? यह एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स दिखाता है, एक चुनौती दिखाता है। कैसा चुनौती? कि दैट हाईलाइट्स लो लेबर प्रोडक्टिविटी, जो दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत लो है। इसीलिए वह उतना इनकम नहीं कमाता कि जीडीपी में उसका रोल बढ़ सके। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और वह अपनी क्षमता से कम काम करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या दिखाया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को रोजगार कितना दे रहा है, जीडीपी में कितना रोल है, और प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारा हमने इतने छोटे से में ही दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में तो एग्रीकल्चर का रोल भी दिख गया, उसकी प्रॉब्लम्स भी सामने आ गई। अब उसके बाद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के कोट के साथ हमने इंट्रोडक्शन को एंड करना है। कोट क्या है? एज एम एस स्वामीनाथन सेड, द फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। फार्मर हमारे इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन है। एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूरल इंडिया डिटरमाइंस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। और रूरल इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, वही भारत की समृद्धि को डिटरमाइन करेगा। अगर ग्रामीण भारत समृद्ध नहीं होगा तो शहरी भारत या पूरा भारत समृद्ध नहीं होगा। तो हमने क्या किया? एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू किया। उसमें हमने एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद डेटा वाइज यह बता दिया कि एग्रीकल्चर का कहां कहां पर कितना रोल है, और फिर बता दिया कि वहां पर कुछ चुनौतियां भी हैं, पैराडॉक्स भी है। और फिर उसके बाद एम एस स्वामीनाथन का यह कोट दिखा दिया कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। यह प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन, यह देश की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहां पर एंड करके अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, बॉडी पार्ट की ओर। बॉडी पार्ट में जो सबसे पहला बैकग्राउंड की तरफ आएंगे, हम आएंगे हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चर को हमने इंट्रोड्यूस किया, अब उसके बाद उसके बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। तो बैकग्राउंड क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड द ट्विन चैलेंजेस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड रूरल पॉवर्टी। जो स्वतंत्र भारत था उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। पहला पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी मेनली, एंड फर्स्ट वन वाज फूड इनसिक्योरिटी, खाने के लिए अनाज की कमी और गरीबी। यह ग्रामीण भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि 1960-70 में था, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ फूड डिफिशिएंट नेशन टू अ फूड सरप्लस वन। उसके बाद हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसा? जो पहले कैसा था? फूड डेफिशिएंट कंट्री था, मतलब खाद्यान्न की कमी वाले देश से फूड सरप्लस, खाद्यान्न की अधिकता वाले देश में बदल दिया। बट इट्स बेनिफिट वर रीजनली स्क्यूड, लार्जली कंसंट्रेटेड इन पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न यूपी। लेकिन इसका बेनिफिट कुछ ही क्षेत्रों में सिमट करके रह गया। एंड वी नो दैट कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत स्टेट्स लाइक बिहार, डिस्पाइट फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स, लैग्ड ड्यू टू पुअर इरिगेशन, small land holdings and limited mechanization, yet agriculture continued to remain the economic spine of Bihar. अब देश के कुछ स्टेट्स जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा लिया, लेकिन कुछ स्टेट जो कि फायदा ले सकते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जैसे बिहार जो कि गंगेटिक प्लेन का पार्ट था और एक बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था, लेकिन वह ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं ले सका। क्यों? क्योंकि वहां पर इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल थी। ठीक है, छोटे छोटे किसान थे, एंड मैशनाइजेशन मतलब वहां पर मशीनीकरण
नहीं हो पाया प्रॉपर। इन चुनौतियों के कारण बिहार जैसे स्टेट में यह ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया। अब आप जो स्टेट कमीशन का एग्जाम दे रहे होंगे उस स्टेट कमीशन का यहां पर रेफरेंस देंगे। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं तो वहां पर ईस्टर्न यूपी को रेफर करेंगे कि वेस्टर्न यूपी वर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, बट इन कंट्रास्ट ईस्टर्न यूपी वर नॉट मच प्रॉफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन। और फिर ईस्टर्न यूपी में क्यों नहीं हुआ उसका कारण बता देंगे, और वो सेम कारण है। ठीक है, अब जैसे मैंने बिहार को रेफर किया है, अब उसमें बता देंगे कि रिमेन द इकोनॉमिक स्पाइन ऑफ बिहार, लेकिन उसके बाद भी एग्रीकल्चर बिहार का सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र बना रहा। इंप्लॉइंग नियरली 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अराउंड 70% जनसंख्या कृषि में काम करती है, एंड कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 25% ऑफ द स्टेट्स जीडीपी। जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग 25% जो बिहार की जीडीपी है वह एग्रीकल्चर से आती है। तो 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली काम करता है एंड 25% जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर है। तो बिहार का भी मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर दे दिया। अब बिहार के लिए मैंने दिया है, आप जिस स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं उसका यहां पर डेटा रेफर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, एक बैकग्राउंड मिल गया हमें कि हम जब आजाद थे। अब बैकग्राउंड बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक उधर नहीं जाना है हमें। आजाद हुए तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या थी, उसके सोल्यूशन के लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उस ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा कुछ सेक्टर को मिला, कुछ स्टेट्स को मिला, सबको नहीं मिला। और जिनको नहीं मिला, जो गंगेटिक प्लेन में थे, फर्टाइल लैंड वाले स्टेट्स थे, उनको भी उसका फायदा नहीं मिला। उसका कारण भी हमने बता दिया और फिर भी बताया उसके बाद भी एग्रीकल्चर का रोल उस स्टेट के लिए बहुत बड़ा बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या जीडीपी में हो, एग्रीकल्चर अभी भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनके लिए बैकबोन बना हुआ है। ठीक है, तो यह हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ द रूरल लाइवलीहुड। यहां पर एग्रीकल्चर रूरल लाइवलीहुड का इंजन कैसे है, ग्रामीण आजीविका का आधार कैसे है, उसके लिए मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है। आपको इन सारे डेटा को पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, मैंने यहां पॉइंट में लिखे हैं, आपको पॉइंट में यूज नहीं करने हैं, लेकिन हाँ पैराग्राफ लिखते समय उसको हाईलाइट जरूर करना है। जैसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन रूरल इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कृषि बना हुआ है। 46% अराउंड पॉपुलेशन आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन, अब्जॉर्बिंग डिस्गाइज्ड लेबर फ्रॉम अदर सेक्टर्स। कृषि में 46% लोग तो काम करते ही हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, रूरल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, जो कुछ टाइम पर इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ टाइम बेरोजगार हो जाते हैं, तो वो लोग उस टाइम के लिए कृषि में आके काम करने लगते हैं। तो कृषि क्या काम करती है कि जिनके लिए रोजगार है और उनका रोजगार अगर छिन गया तो उनके आधार के रूप में भी कृषि काम करती है। ठीक है, उसके बाद अलाइड एक्टिविटीज लाइक डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री इनकम एंड ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट। और उसके साथ साथ डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, मुर्गा पालन, कुक्कुट पालन, फिशरीज मत्स्य पालन एंड हॉर्टिकल्चर बागवानी, ये क्या करते हैं, ये सप्लीमेंट्री इनकम देते हैं, उसी के साथ साथ सहायक इनकम बढ़ा देते हैं, आय बढ़ा देते हैं और वर्ष भर रोजगार प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ अगर स्पेशली फॉर लैंडलेस लेबर्स एंड वुमन, उनके लिए तो और ज्यादा लैंडलेस लेबर है और अगर वुमन है तो उनके लिए जो अलाइड सेक्टर है वह रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। अगर हम सिर्फ बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो इन बिहार डेयरी कोऑपरेटिव्स लाइक कॉम्फेड, जो कि बिहार में सुधा के नाम से काम करती है, हैव एम्पावर्ड स्मॉल फार्मर्स एंड रूरल वुमन। तो आप जिस स्टेट में काम करते हैं उसका एक स्पेशल एग्जांपल निकाल करके यहां कोट कर देंगे। ठीक है, तो बिहार का एग्जांपल के साथ हमने इसको कोट किया। अब आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अलाइड एक्टिविटीज ही काम कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंश्योर्स
क्या इंश्योर करता है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। फूड को अवेलेबल होना, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तभी फूड अवेलेबल होगा। एक्सेसिबल होना, सबके पास, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सबके पास पहुंच जाएगा। एंड अफोर्डेबिलिटी, अगर अधिक प्रोडक्शन होगा तो सस्ता होगा तो सबके लिए अफोर्डेबल भी होगा। तो यह एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, फिशरीज मत्स्य पालन एंड फॉरेस्ट्री वानिकी इन्हांसेस क्या? डायटरी डाइवर्सिटी। कृषि के साथ साथ जो पशुपालन है, फिशरीज है एंड फॉरेस्ट्री है, ये क्या करता है? जो हमारे खाने की डाइट है उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है। हम सिर्फ चावल गेहूं नहीं खाते हैं, उसके साथ साथ दूध भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। इससे क्या हो जाता है? हमारा न्यूट्रिशनल हेल्थ सिक्योर होता है। तो एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ अलाइड सेक्टर यह क्या सिक्योर करता है? हमें माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से भी बचाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मखाना फार्मिंग इन फ्लड प्रोन एरिया ऑफ बिहार। मखाना फार्मिंग क्या है? फ्लड प्रोन एरिया है, लेकिन वहां पर भी मखाना फार्मिंग करके अच्छा इनकम किया जा सकता है और मखाना हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर क्या सिक्योर करता है? फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी सिक्योर करता है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल इंडस्ट्रियल लिंकेज भी सिक्योर करता है। जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट में, उनको आगे बढ़ाने में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर मिल्स, राइस मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सभी क्या है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है। ओके, जैसे स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो लीची इन मुजफ्फरपुर एंड सिल्क इन भागलपुर। ये भागलपुर का जो सिल्क इंडस्ट्री है या मुजफ्फरपुर की लीची इंडस्ट्री है, यह भी क्या है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां रॉ मटेरियल कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर क्या करता है? रूरल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है, लोगों के फूड और न्यूट्रिशन को सिक्योर करता है, उसके साथ साथ लोगों के लिए रोजगार का भी काम करता है और सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बना हुआ है। तो हमने एग्रीकल्चर का रोल देख लिया कि रूरल लाइवलीहुड में उसका रोल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलाइड सेक्टर्स का रोल रूरल इकोनॉमी में कितना है। हमने डायरेक्टली अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा, अब एग्रीकल्चर के जो अलाइड सेक्टर है उसके सहयोगी क्षेत्र हैं, उनकी भूमिका कितनी है, तो उसमें आते हैं। वहां पर एक लाइन आप यूज कर सकते हैं, न्यू ग्रोथ फ्रंटियर्स विद इन द रूरल इकोनॉमी। ये जो अलाइड सेक्टर है यह रूरल इकोनॉमी के न्यू ग्रोथ फ्रंटियर्स हैं, मतलब ये तेजी से विकसित होते हुए क्षेत्र हैं जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला है डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, दुग्ध पालन एंड पशुपालन, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 4% ऑफ इंडिया जीडीपी। ओनली डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कितना कंट्रीब्यूट करता है? अराउंड 4%, मोर देन 4% ऑफ इंडिया जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर हम ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इट इज नियरली अबाउट 18%। उन 18% में से भी, टोटल 18% में से भी 4% अकेले डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री का पार्टिसिपेशन है नेशनल जीडीपी में। एंड इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री का भी रोल हमारे जीडीपी में भी है, हमारे न्यूट्रिशन में भी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम फिशरी की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें, तो अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन हमने ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू किया है, नीली क्रांति, एंड पीएम मत्स्य संपदा योजना हैव इमर्ज्ड एज हाई ग्रोथ सेक्टर मेनली इन ईस्टर्न स्टेट्स। हमारे इंडिया में सबसे अधिक पॉवर्टी कहां है? मेनली इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में भी किधर? ईस्टर्न इंडिया में। और ईस्टर्न इंडिया में इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल सेक्टर कौन सा है? फिशरीज, जो कहां काम करता है? मेनली ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, इन सब स्टेट्स में यह बहुत अच्छा काम करता है। और इसके लिए सरकार ने जो ब्लू रिवॉल्यूशन और मत्स्य संपदा स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, इससे क्या हुआ है? यह सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, ठीक है।
थर्ड वन इज हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फूलों की खेती। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के स्तर पर बात करें तो वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 33% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए। जो टोटल एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन है, उस एग्रीकल्चर के पार्टिसिपेशन का 33% कहां से आता है? हॉर्टिकल्चर से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हॉर्टिकल्चर भी हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग ऑप्शन बना हुआ है। नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट्री एंड सेरिकल्चर, वानिकी, जो जंगलों से जो प्रोडक्ट आता है वो, एंड सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। इसके बारे में बात करें तो इट प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल बैलेंसेस। यह क्या करता है? जो प्राकृतिक बैलेंस है, प्रकृति का बैलेंस है, उसको बनाए रखता है। अगर हम जंगलों को सुरक्षित करते हैं तो हमारा नेचर बैलेंस बना रहता है। तो अगर फॉरेस्ट्री है, उस पर हमने फोकस किया है, तो क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है एंड एम्प्लॉयमेंट टू ट्राइबल एंड मार्जिनल ग्रुप्स। उसके साथ साथ इंडिया की मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन अभी भी जंगलों से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंगलों में ही रहती है। तो उनके लिए भोजन, वस्त्र, आवास, सारी सुविधाएं जंगल से ही आता है। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एंड भोजन, फूड, दोनों के लिए फॉरेस्ट्री एंड सेरिकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग सेक्टर बना हुआ है। तो हमने यह देखा कि जो अलाइड सेक्टर है उसका हमारे रूरल इकोनॉमी में कितना रोल है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमने बहुत सारे प्रॉफिट्स देखे, रोल्स देखे, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। एंड व्हाट आर चैलेंजेस मेनली टू एग्रीकल्चर सेक्टर इज, क्या है? फ्रेगमेंटेड लैंड। हमारे यहां फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो है, मतलब कि अगर हम डेटा की बात करें तो अराउंड 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो 86% हमारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है। तो जब लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है तो उस पर मशीन चलाना बहुत मुश्किल है, उसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाना बहुत मुश्किल है। उन प्रोजेक्ट्स में खेत भी एक जगह, सारे एक जगह इकट्ठे नहीं है, छोटा सा कहीं यहां पर खेत है, कहीं और। तो यह जो हमारा फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है वह क्या करता है? हमारे प्रोडक्टिविटी को लो कर देता है, उत्पादकता को गिरा देता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही बना हुआ है। नेक्स्ट कम्स इनएडुकेट इरिगेशन, अपर्याप्त सिंचाई, इनएडुकेट इरिगेशन। यह क्या है कि अराउंड 50% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून। हमारी एग्रीकल्चर में सिंचाई अभी भी अराउंड 50% हमारी सिंचाई किस पर डिपेंड है? मॉनसून पर। अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और अगर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर खराब हो जाता है। तो इनएडुकेट इरिगेशन, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट कम्स पुअर मार्केट लिंकेज। किसान प्रोडक्शन कर देता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो चाहे वो एपीएमसी मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, आउट ऑफ एपीएमसी मार्केट हो, जैसे बिहार में एपीएमसी नहीं है, लेकिन बिहार के किसानों की हालत अच्छी नहीं है। बहुत जगह जहां पर कि एपीएमसी है वहां के किसानों की खराब स्थिति के लिए लोग एपीएमसी मार्केट को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जहां पर एपीएमसी नहीं है वहां भी किसानों की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि किसान अभी भी मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से उसका कनेक्शन नहीं बना हुआ है। लैक ऑफ, अब समस्या क्यों ऐसा हुआ है? तो किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो जल्दी जल्दी अनाज बेचना पड़ता है। तो जो बिचौलिए होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, वो कम दरों में, सस्ते दरों में माल खरीद लेते हैं, और वो उनका बाजार से लिंकेज बना हुआ है, किसान का नहीं है। जो मिडिल मैन है वह बाजार से कनेक्ट होकर के वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। उसके साथ साथ जो हमारे यहां पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, मतलब कि अनाज कटने से बेचने के बीच का जो लॉस है वो बहुत बड़ा है। कितना? नियर अबाउट 15 to 20%। सोचिए, किसान जितना उत्पन्न करता है उसका 20% अनाज लॉस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसान के लिए कितना बड़ा चुनौती है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका मार्केट से लिंकेज किसान का कमजोर है। ठीक है, अगला चैलेंज है लिमिटेड वैल्यू एडिशन।
हमारे यहाँ किसान प्रोडक्ट उपजाता है, गेहूं, चावल, आलू या सब्जी जो भी उपजाता है, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं करता है, वैल्यू एडिशन नहीं होता है। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अभी भी बहुत कम है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और इसका कारण क्या है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जो पैसा है वह प्राइवेट सेक्टर के पास है, और प्राइवेट सेक्टर को अभी भी एग्रीकल्चर से रोका गया है, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में आने से रोका गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, रीजंस हैं, लेकिन उनका नहीं आने का नुकसान किसानों को झेलना होता है। कि किसान जो आलू उपजाता है वह आलू 10 रुपए 15 रुपए केजी बेचेगा, लेकिन अगर उसी आलू का चिप्स बना दिया जाए 1 केजी का तो वह 200-300 रुपए प्राइस हो जाएंगे। तो वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा हो जाता अगर आलू का चिप्स बन जाता, लेकिन किसानों के पास यह कैपेबिलिटी नहीं है। यह भी हमारे लिए हमारे फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट कम्स लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीन का आना अभी भी बहुत कम है। बहुत जगह पर तो जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत कंपल्सरी मशीन्स है, लाइक हार्वेस्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर्स, ये चल ही नहीं पा रही हैं। देयर आर सो मेनी काउसेस, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड कैसा है, अगर वो पहाड़ी लैंड है या फिर हाई लैंड है तो वहाँ पर नहीं चल रहा है, या फिर खेत का साइज छोटा है, या फिर वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से किसानों की इनकम नहीं है उसको लाने के लिए। तो इन सब बहुत सारे कारणों से हमारे यहाँ कृषि का मशीनीकरण नहीं हुआ है, जो कि हमें इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में और जापान में दिखता है, इवन चाइना में भी। यहाँ पर कृषि का मशीनीकरण बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत कमजोर है, इंडिया से कमजोर लैंड है, फिर भी इंडिया से प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि उनका हर काम मशीन से होता है, तो मशीन से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लॉसेस कम होते हैं। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से हमारा मॉनसून सिस्टम प्रभावित होता है, और हमने अभी बात करी कि हमारी एग्रीकल्चर का जो इरिगेशन सिस्टम है अभी भी अराउंड 50% इरिगेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मॉनसून पर डिपेंड है। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? फ्लड एंड ड्रॉट का साइकिल बन रहा है, बाढ़ और सूखे का चक्र बन रहा है। किसी साल बाढ़ आ जाता है, किसी साल सूखा आ जाता है। इन सब कारणों से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित हो जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो अभी भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को परेशान कर रहे हैं। अब इन चैलेंजेस के बाद सरकार की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे देखा है और उनके पॉलिसी का रोल क्या है, इसको जानते हैं। सबसे पहले जो रिसेंट पॉलिसी शिफ्ट है, इंडिया रिसेंट पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन सेंट्रिक टू इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चर। हाल के वर्षों में जो एग्रीकल्चर को लेकर के पॉलिसी में बदलाव हुए हैं, जो पॉलिसी में चेंज हुआ है, वह इस स्तर पर हुआ है कि अब तक एग्रीकल्चर को हम क्या देखते थे कि यह एक प्रोडक्शन वाला सेक्टर है, जहां पर प्रोडक्शन जरूरी है ताकि इंडिया के लोगों के लिए फूड और न्यूट्रिशन की सप्लाई हो सके। लेकिन अब सरकार ने अपने देखने के नजरिए में परिवर्तन किया है। अब उसको प्रोडक्शन सेंट्रिक से इनकम सेंट्रिक बनाने पर भी फोकस किया है कि अब सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, उसको इनकम भी बढ़ाया जा सके। और इसी के लिए हम पीएम किसान, ई-नैम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे स्कीम्स देखते हैं, जो क्या करते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि किसानों का इनकम बढ़े, जैसे पीएम किसान। उसी तरीके से डिजिटल मार्केट एक्सेस हो सके, ई-नैम, एंड क्रेडिट सपोर्ट भी उन्हें मिल सके किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो इस तरीके से किसानों के पास डायरेक्टली गवर्नमेंट सब्सिडीज भी आए पैसे के रूप में, एंड किसान मार्केट में प्रोडक्ट डायरेक्ट बेच करके अपने प्रोडक्शन का, अपने अनाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा भी उठा सके। मतलब अब किसानों को इनकम बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सरकार ने यह मिशन इंट्रोड्यूस करके क्या किया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। मतलब ऐसे बीज डेवलप किए जा रहे हैं जो ड्रॉट एंड जो सूखा है या फिर फ्लड, बाढ़, इन सब के लिए रेसिस्टेंस हो सके, इन सब के प्रति निरोधक हो सके।
अधिक बाढ़ और सूखा को बर्दाश्त कर सके, ऐसे बीज भी डेवलप किए जाने की कोशिश की जा रही है। सरकार इसके लिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेकर के आई है। अगला है डबलिंग फार्मर्स इनकम मिशन। सरकार ने यह मिशन शुरू किया था 2016 टू 2022 तक, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू है कि किसानों के आय को दोगुना किया जाए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? फोकस ऑन अलाइड सेक्टर्स। इसके लिए सरकार ने सिर्फ कृषि तक अपने आप को सीमित नहीं रखा है, बल्कि कृषि से जुड़ करके जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को, अलाइड सेक्टर्स को भी बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है और उससे जुड़ करके बहुत सारे मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे अगर आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे होंगे उस स्टेट का एग्रीकल्चर को लेकर के क्या स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उसको भी जरूर रेफर करिएगा। अगर बिहार का एग्जाम है तो उसमें अगर हम बिहार की बात करें तो इन बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 टू 27, यह बिहार गवर्नमेंट का एक रोड मैप है, एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 टू 27 फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर सर्विसेज। जो क्या करना है? एग्रीकल्चर सर्विसेज को डिजिटल बनाना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बिहार में जो फार्मर्स हैं मेनली वो गेहूं एंड चावल, राइस एंड पैडी की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसको अब क्या करना है? डाइवर्स करना है। एंड वाटर मैनेजमेंट, और उनके खेतों तक पानी पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने क्या शुरू किया है? जल जीवन हरियाली मिशन स्कीम शुरू किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बिहार सरकार ने भी एग्रीकल्चरल रोड मैप बनाया है और उसके साथ एक स्कीम भी, एक मिशन भी शुरू किया है। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स देखा कि सरकारें क्या कर रही हैं। अब और क्या करने की जरूरत है इस पर बात करते हैं। सरकारें कर तो रही हैं, बट दे आर नॉट वेरी सफिशिएंट, वी आर स्टिल लैकिंग, आवर फार्मर्स आर स्टिल वेरी पुअर। तो अब आगे क्या करने की जरूरत है? तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए। मतलब छोटे छोटे एरिया में जो छोटे छोटे लैंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, क्योंकि हमारे देश की ये विशेषता है कि हमारे यहां लैंड होल्डिंग छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए। एंड डिजिटल इंटीग्रेशन, एंड जो डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसके साथ एग्रीकल्चर को कनेक्ट किया जाए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए एग्रीकल्चर में और पता लगाया जाए कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है? डेटा में से पूरा एक बहुत बड़ा बिग डेटा है उसको रीड कर सकता है, किसानों का मनोवैज्ञानिक नेचर समझ सकता है, प्रोडक्शन का लेवल समझ सकता है, प्रोडक्टिविटी जांच कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए। सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग किया जाए कि क्रॉप में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटर किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट कम्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। यह एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में सबसे बड़े आधार के रूप में है कि जब तक बेटर इरिगेशन सिस्टम नहीं आएगा, मतलब कैनाल सिस्टम, जब तक हम नहरें नहीं लेकर के आएंगे, रोड्स अच्छी नहीं होंगी, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं होंगी, कोल्ड चेन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो किसानों की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो हमें ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी क्या करने की जरूरत है? बेटर करने की जरूरत है। नेक्स्ट कम्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रेंथनिंग FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सीधे गांव में जो किसानों से अनाज खरीदती है, सरकारी सहकारी समितियां, ठीक है, इनको और पावरफुल बनाने की जरूरत है ताकि वो मैक्सिमम किसानों का अनाज खरीद सके गवर्नमेंट प्राइस पर। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने की जरूरत है, सहकारी कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है। एंड माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त, मतलब सस्ते दरों पर किसानों को कर्ज देने की जरूरत है टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन। एक ट्रेडिशनल कृषि जो चला आ रहा है, धान और गेहूं की जो खेती हो रही है, उसको अब डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि धान और गेहूं का जो मार्केट प्राइस है उससे अच्छी मार्केट प्राइस दाल की है, तेल की है, लेकिन किसान उनकी खेती की तरफ मूव नहीं कर रहा है।
तो उधर क्या करने की जरूरत है, प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग। तो हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि जो किसान का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस करके सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए और उसका प्राइस बढ़ सके, आलू को चिप्स बना दिया जाए। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि अभी नया मार्केट बन करके आ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, तो वह क्वालिटी फूड्स की ओर आगे बढ़ रहा है। तो क्वालिटी फूड ढूंढ रहा है, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है। तो जहां पर पॉसिबल है वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। एंड एग्रीकल्चर टूरिज्म, जैसे आप सभी लोग क्या करते हैं, दार्जिलिंग में या असम में चाय के बागानों को घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि चाय की बागान को इतने अच्छे तरीके से मार्केटाइज किया गया है कि वह एक टूरिज्म का सेंटर बन गया है। तो उसी तरीके से जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट होम स्टे स्कीम्स लेकर के आ रही है कि पहाड़ों में आइए, पहाड़ों में छोटे छोटे घरों में रहिए। तो वह होम स्कीम क्या है, वह क्या किया जा रहा है, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। उसी तरीके से एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है। किसी स्पेशल रीजन में स्पेशल टाइप की कृषि है, उसकी मार्केटिंग करके और उधर लोगों को बुलाने की जरूरत है कि आइए देखिए और पैसा दीजिए। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो यह किसानों की इनकम को आगे बढ़ा देगा। अगला है क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर। हमें अपने एग्रीकल्चर को वैसे बनाने की जरूरत है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर कम पड़े, जिसमें कि फूड, फ्लड एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप वेराइटीज, जो बीज हैं वह उन्नत किस्म के हों, जो बाढ़ और सूखे दोनों को क्या करें, बर्दाश्त कर सके। ऐसे बीज को भी डेवलप करने की जरूरत है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हुए जिस पर हमें अभी काम करने की जरूरत है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सब कुछ जान लिया। अब इसको कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड कैसे करेंगे कि एग्जामिनर कनेक्ट हो जाए और अच्छा मार्किंग करे, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये बहुत इंपैक्ट रखते हैं। तो आते हैं कंक्लूजन में। जो मैंने पहला पैराग्राफ यूज किया है वो यूज किया है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आर नॉट मेयरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट दे आर लाइफ ब्लड ऑफ रूरल इंडिया। एक अच्छा टर्म यूज किया है मैंने, लाइफ ब्लड ऑफ रूरल इंडिया। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ये क्या, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। मैंने सेम कॉन्टेक्स्ट पहले यूज किया है, लेकिन मैंने बस लैंग्वेज बदल दिया है कंक्लूजन में। ये क्या है, लाइफ ब्लड है रूरल इंडिया के, जो क्या करते हैं, स्ट्रेंथनिंग देम इंश्योर्स नॉट ओनली फूड एंड इनकम सिक्योरिटी बट ऑल्सो सोशल स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है तो यह सिर्फ आय सुरक्षा नहीं सिक्योर करेगा, बल्कि उसके साथ साथ सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक आधार भी मजबूत करेगा, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण भी बनाए रहेगा और सतत विकास, इंक्लूसिव समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, इन इंडिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल लिव इन विलेजेज एंड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्या है, रिवाइटलाइजिंग द रूरल इकोनॉमी इज द श्योरेस्ट पाथ टू इक्विटेबल प्रोग्रेस। जहां पर आज भारत की अधिकांश जनसंख्या अभी भी गांव में रहती है और कृषि पर रोजगार के लिए निर्भर है, वहां पर कृषि का विकास क्या करेगा, इक्विटेबल प्रोग्रेस, मतलब समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर वी मस्ट गो विथ दिस कोट ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कृषि के महत्व को समझने के लिए हमें डॉक्टर स्वामीनाथन के इस कथन पर ध्यान देना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू राइट इन द कंट्री। अगर कृषि गलत दिशा में जाती है या अगर कृषि खराब होती है तो भारत का कोई भी क्षेत्र अच्छा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कृषि खराब तो 60% लोगों की आजीविका खराब, 60% लोगों की आजीविका खराब, तो फिर समाज में दंगा, फसाद, झगड़े, चोरी, अपराध, लूट, राजनीतिक षड्यंत्र, हर परिस्थिति, हर क्षेत्र खराब हो जाएगा।
यह हमारे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस दिखाता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, जो कि सबके लिए कंपलसरी नहीं है, पिछली बार भी जो टेस्ट सीरीज शुरू किया था उसमें भी मैंने बताया था कि सबके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा टेस्ट करा रहा हूं, यहां पर ऐसे लिखवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने ऐसे का कंटेंट यहां से तैयार कर लिया तो आपको हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि यहां से पढ़ने के बाद भी, क्योंकि हमने लगभग 40-45 प्लस ऐसे करवा दिए हैं, उसके बाद भी अगर ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।